बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी के दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे होम साइंस की तीसरी क्लास के बारे में। इससे पहले क्लास 1 और क्लास 2 हो चुकी है। तो क्लास 1 और क्लास 2 में आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को जाना, जिसमें हमने एक आवास क्या होता है, आवास की अवधारणा, आवास की विशेषताएं, एक अच्छा और उत्तम गृह कैसा होता है, गृह और जो है मकान में क्या डिफरेंस होता है, इस सभी चीज़ों को समझते हुए किराए का मकान किसे कहते हैं, अपना मकान जो होता है उसका क्या मतलब होता है, और इसके साथ साथ किराए के मकान का क्या क्वालिटी होती है और क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है, सब कुछ आपको बताया। और अपने मकान के क्या लाभ क्या हानियाँ होती है, इसको भी मैंने आपको समझ लिया था। यानी कि 2 क्लास में हमने ये सारी चीज़ें बता दी थी आपको। अब तीसरी क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिरकार कौन कौन से फैक्टर हमको प्रभावित करते हैं, किन किन बातों का हमको ध्यान रखना होता है जब हम आप एक घर को खरीदते हैं या एक घर बनवाते हैं या एक ज़मीन खरीदते हैं कहीं पर, तो हमको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है ज़मीन को खरीदते समय या घर को बनवाते समय या घर को खरीदते समय हमको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ये चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, तो आइए उसको जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मकान को प्रभावित करने वाले या घर को जो है चयन करते समय हमको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से आपसे प्रश्न बन सकता है कि मकान का चयन करते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, अथवा मकान चयन और क्रय पर कौन से कारक प्रभाव डालते हैं, संक्षेप में लिखिए। कुछ इस तरीके से प्रश्न आ सकता है। ये तीसरा चैप्टर आपका है। ठीक है, इस तरीके से ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद में फिर इकाई 1 समाप्त हो जाएगी, इकाई 2 आएगा, फिर इकाई 2 चर्चा करेंगे, फिर 3 आएगा। ठीक है, उसको चर्चा करेंगे। देखिए, घर में ही प्रत्येक सदस्य अपने जीवन का अधिक से अधिक भाग बिताता है, इसलिए घर बहुत ही सुविधाजनक और व्यक्ति की सभी आवश्यकताएं पूरी करने वाला होना चाहिए। मकान या घर जो होता है, जब तक आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता तब तक वो अच्छा घर नहीं माना जाता। मकान वर्ग व स्थान के दृष्टिकोण से भिन्न होते हैं। औद्योगिकरण के कारण से अधिकांश लोग शहरों में आ जाते हैं। परिणाम स्वरूप शहरों की आबादी बढ़ गई है और मकानों के लिए उपलब्ध जगह कम हो गई है। ठीक है, फिर भी आधुनिक मकान का निर्माण सदस्यों के निर्माण कार्यों व आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही किया जाता है और उनकी सभी आवश्यकताएं की सुविधापूर्वक ढंग से पूर्ति हो, यानी मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला मकान हो। और कहाँ पर मकान बनना चाहिए उसके लिए कई सारी बातें हैं, उस पर ध्यान देने योग्य बातें मैं आपको बताऊंगा आज। कि मकान जब आप खरीदें तो आप कैसे मकान खरीदें ताकि आपको आगे चल करके आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, आपकी शादी हो तो भी आपको दिक्कत ना हो, आपकी वाइफ भी खुश रहे आपसे। ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें आपको बताने का प्रयास रहेगा। ठीक है, मकान किसी भी वर्ग, प्रकार या आकार का हो, चयन करते समय कुछ विशेष बातों का आपको ध्यान रखना अनिवार्य होता है। वो बातें कौन कौन सी हैं, उसी बातों को आपको चर्चा करनी है और यही बातें इंपॉर्टेंट भी हैं। सबसे पहली बात तो आप कानूनी पहलू देख लें। कानूनी रूप से उस ज़मीन को या घर को देख लें कि वो ज़मीन ठीक है कि नहीं है। मकान को क्रय करते समय इस बात की पूरी छानबीन कर लेना चाहिए कि मकान या भूमि कानूनी रूप से पूरी तरह से ठीक है कि नहीं ठीक है, उसमें कुछ लोचा या घाल मेल तो नहीं है। सबसे पहले मकान लेते समय आपको यही देखना पड़ता है, या ज़मीन लेते समय आपको सबसे पहले कि ज़मीन दो लोगों के नाम पर या दो लोगों के लफड़ों में तो नहीं फंसी है, या किसी प्रकार कोई लफड़ा तो नहीं इस ज़मीन पर। अगर लफड़ा है तो उससे फिर आप दूर ही रहें, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कानूनी पहलू उसको देख लें। इस पर किसी और अधिकार मतलब किसी और का अधिकार तो नहीं है। संबंधित संस्थाओं के टैक्स आदि जमा तो हैं इसके या नहीं है, यानी जो ईएमआई पर लोन तो इस ज़मीन पर नहीं लिया गया है। सब कुछ आप चेक कर लें, उसके बाद में फिर ज़मीन लें। संबंधित संस्थाओं से इस मकान या भूमि की पूरी जांच अवश्य करवा लेनी चाहिए। भूमि या मकान की रजिस्ट्री जरूर करवा लेना चाहिए उसके बाद में। तो इस तरीके के बाद में फिर रजिस्ट्री करवाने के बाद में तब जा करके आप सुटेबल होकर के उस ज़मीन को लें। पहली बात तो कानूनी पहलू। दूसरी बात, घर की स्थिति और भौतिक विशेषताएं कुछ होती हैं घर की। क्या क्या विशेषताएं हैं, एक घर को खरीदते समय आपको क्या क्या करना पड़ता है, उसके कई पहलुओं पर चर्चा करेंगे। स्थिति से तात्पर्य उस स्थान से है जहां पर मकान बना हुआ है, उसके इर्द गिर्द कैसे वातावरण है। स्वास्थ्य की दृष्टि से मकान की स्थिति अच्छे, स्वस्थ व खुले वातावरण में होनी चाहिए। इसके लिए एक प्रकार से मकान का ज़मीन का एरिया जो है कहाँ पर है, कहाँ पर घर है, उसके आस पड़ोस में क्या है, जो है ये सारी चीज़ें होती हैं। किंतु सुविधा के विचार से प्रायः लोग शहर में ही मकान बनाते हैं। स्थिति संबंधी निम्नलिखित बातें मकान का चयन करते समय आपको ध्यान रखनी चाहिए। एक एक पॉइंट के माध्यम से चीज़ों को समझेंगे। जैसे सबसे पहली बात तो आपको पहली विशेषता, या किसी भी मकान को खरीदते समय या घर बनवाते समय आपको क्या बात ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात ये कि मकान ऐसे स्थान पर आपको बनाना चाहिए
जहाँ सदस्यों को पर्याप्त शुद्ध वायु मिले। सबसे पहली बात क्या हो, आपको पर्याप्त शुद्ध वायु यानी ऑक्सीजन मिलता रहे, प्रकाश भी मिले ताकि विटामिन डी आपको मिलता रहे, धूप मिल पाए आपको, ऐसे जगह पर आपको मकान बनाना चाहिए। घर के समीप नदी हो, झील, तालाब, बाग आदि पार्क हो तो वातावरण बहुत ही आकर्षक व स्वास्थ्यप्रद होता है। इस वजह से अगर आपके घर के समीप नदी है या झील है या बगीचा है या पार्क है तो वहाँ पर घर लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। ऊंचे ऊंचे पेड़ शुद्ध वायु व प्रकाश के आने में रुकावट पैदा करते हैं। घर से थोड़ी दूर पेड़ों की हरी पेटी यानी ग्रीन बेल्ट होनी चाहिए, जिससे मकान की सुंदरता बढ़ती है। तो इस तरीके से मकान के आसपास ये चीज़ें अगर हों तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इन चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ता है। दूसरी बात का आपको क्या ध्यान देना है भाई, यदि मकान समुद्र के पास स्थित हो तो नमी व समुद्र की ओर से आने वाली वायु के कारण से तापक्रम कम होगा, किंतु समुद्र के बिल्कुल साथ मकान स्थित होने से अत्यधिक नमी के कारण से पसीना नहीं सूखता है, जिससे बेचैनी होती है। हवा में विद्यमान नमक के कारण से लोहे की वस्तुओं पर जंग लग जाता है। वहाँ पर नमकीन पानी वाले क्षेत्र में के पास बागवानी भी नहीं की जा सकती, यानी बागवानी फसलें आप नहीं उगा सकते हैं। तो ऐसे में समुद्र के किनारे जो होता है घर बनवाना थोड़ा बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि वहाँ पर बनवाएंगे तो हो सकता है कि कभी कभी ग्लोबल वार्मिंग हो रही, चूँकि समुद्र का जलस्तर बढ़ गया तो आपका घर डूब भी सकता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर घर आपको नहीं बनवाना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती है। तीसरी बात आपको क्या ध्यान रखना है, खुला वातावरण तो शहर से दूर उपनगर व देहात में बहुत होता है, किंतु ऐसी जगह पर मकान होने से दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति पूरी तरह से नहीं हो पाती। यानी ऐसे एरिया में आपको मकान बिल्कुल भी नहीं बनवाना चाहिए जहाँ पर आपकी सुख सुविधा ना मिले, आपका नेटवर्क ना आता हो, संचार की सुविधा ना हो, वहाँ तक आपके घर तक गाड़ी ना पहुँचती हो। तो ऐसे जगह पर मकान भी नहीं बनवाना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। मकान परिवार के सदस्यों के कार्यस्थल यानी जहाँ पर इसे ऑफिस से थोड़ा नज़दीक होना चाहिए, स्कूल के नज़दीक होना चाहिए, कॉलेज या दफ्तर के पास हो तो बड़ा बेहतर रहता है। यानी कि जहाँ पर आपका रोज़मर्रा आपको रोज़ जाना है, डेली जाना, तो उसके आसपास अगर आपका घर है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर कार्यस्थल से दूर हो तो सस्ती व तेज़ सवारी उपलब्ध हो वहाँ पर, ताकि उस पर बैठ करके आप तुरंत निकल जाएँ। ठीक है। अन्यथा सवारी के लिए धन व्यर्थ आपको खर्चा करना पड़ता है अगर आप दूर रहते हैं अपने ऑफिस से। जैसे दिल्ली में आप है मेट्रो किनारे कहीं पर रह रहे, मेट्रो से थोड़ा दूर है, मेट्रो पर पहुंच गए, 10 रुपये दे करके टिकट, और उसके बाद मेट्रो में बैठ लिए, फिर चले गए अलग आपने अपने ऑफिस, मेट्रो के बगल में ऑफिस है, आपने ऑफिस में काम किया, फिर मेट्रो पर बैठ लिए, फिर घर चले आए, ये बेटर रहेगा। लेकिन आप पता चले कि आपको 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, फिर जा करके आप एक टैक्सी पाते हैं, फिर जा करके आप ऑफिस में जाते हैं, तो ऐसे में आपको वहाँ पर घर बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ठीक है। अगली बात, मकान व्यापार केंद्र से भी अधिक दूर नहीं होना चाहिए, यानी व्यापार का केंद्र जहाँ पर व्यापार हो, उद्योग हो, उससे ज़्यादा दूर ना हो, उससे आसपास से थोड़ा दूर हो, ताकि आपके घर के लोग जो है नौकरी वगैरह करने के लिए भी उसमें जा सके। घर की दैनिक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए बाजार पास में होना आवश्यक होता है, डाकघर आपके पास में हो, अस्पताल आपके आसपास हो, तो ऐसे जगहों पर घर लेना चाहिए ताकि आपको डाक सुविधा है तो तुरंत आपके घर पर पहुँच जाए, या अस्पताल में आपको जाना हो तो तुरंत आप पहुँच जाएँ। ठीक है। समय समय पर आवश्यकता पड़ती रहती है इन चीज़ों की, इसलिए मकान इन सभी के पास या ऐसी जगह पर हो जो केंद्रित स्थान हो, जहाँ पर हर एक चीज़ सुख सुविधाएं विद्यमान हो। इसके अलावा मनुष्य के लिए परिश्रम के बाद मनोरंजन बहुत आवश्यक होता है, तो घर के पास कोई मनोविनोद का साधन हो, जैसे कि जहाँ पर लोग जाकर के रिलैक्स फील करते हो, जैसे कि पार्क वगैरह हो। ठीक है। क्लब हो कोई, जहाँ पर जब जाकर के डांस वगैरह कर ले, थोड़ा सा 2-3 घूंट मार लें। ठीक है। या ऐसी जगह हो जहाँ पर आप जाकर के थोड़ा सा अपने मन को संतोषजनक स्थिति में प्राप्त कर पाएँ, ताकि दिन भर की जो थकान है भ्रमण, खेल या सामाजिक मेल जोल द्वारा मिटाई जा सके। तो ऐसे मतलब की जो थकान है वो आप कहीं पर घूम टहल लें, खेल वगैरह खेल लें, मनोरंजन के साधन हो। इससे क्या होगा कि आपकी जो थकावट है वो दूर होगी और आपका मानसिक जो टेंशन है वो भी दूर होगा। अगली विशेषता मतलब अगली ज़रूरत ये है कि किसी घर को बनवाते समय आपको ध्यान रखना पड़ता है, घर खरीदते समय मकान मनुष्य को आश्रय देता है। खुले वातावरण व सुख शांति के लिए मकान ऐसी सुनसान जगह पर नहीं बनवाना चाहिए जहाँ पर जंगली जानवरों या चोरों का खतरा लगातार बना हो। परिवार सुरक्षा की जगह असुरक्षा व आतंक का अनुभव करता रहे, ऐसी जगह पर बिल्कुल भी घर नहीं बनवाना चाहिए। यानी कि घर बनवाने के लिए आपको ऐसी जगह पर बनवाना चाहिए जहाँ पर ये सारी असुविधाएँ ना हो, यानी सुविधाएँ हो और असुरक्षा की भावना जहाँ पर ना हो या कम हो, उस जगह पर आपको घर बनवाना चाहिए। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं। इसके अलावा
इसके अलावा अगर मकान गांव में बनाया जाए तो ऐसे स्थान का चयन करना चाहिए जहां पर विद्युत की व्यवस्था उपलब्ध हो, यानी कि बिजली, वहां पर बिजली खंभे हों ताकि आप उससे लाइट वगैरह ले सकें। साफ पानी के साधन आपके आसपास हो तब आप वहां पर घर बनवाएं गांव में। पशु घर इत्यादि घर से दूर हो, वहाँ पर घर बनवाएं ताकि पशु का घर दूर होगा तो इससे क्या होगा, आपका घर गंदा नहीं होगा। मकान गांव में आने वाली मुख्य सड़क के पास हो ताकि आने जाने में आपको अधिक कठिनाई ना हो, आपके घर तक 4 चक्का पहुँचती हो, ठीक है। इसके अतिरिक्त बाजार, विद्यालय और अस्पताल की भी परिवार की पहुंच में हो, यानी कि बाजार चाहे विद्यालय जो है, अस्पताल, ये सब आस पड़ोस में होंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपके बच्चे को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा और तुरंत वो आपके घर से स्कूल पहुंच जाएगा। अगला प्रभाव ये पड़ता है या अगला ध्यान ये देना पड़ता है किसी भी मकान को बनाते समय, घर का निर्माण सीधे पहाड़ के तल में नहीं होना चाहिए। वर्षा के पानी का बहाव ऐसी स्थिति में उनकी नींव को हानि पहुंचाता है, तो ऐसे में पहाड़ के एकदम नीचे नहीं होना चाहिए, पहाड़ से दूर होना चाहिए घर, ताकि एक प्रकार से जो बारिश का पानी है जब वो ढनगे या वहाँ से कोई भूस्खलन हो तो उससे फिर दिक्कत ना हो उसके घर को, ठीक है। वर्षा के पानी का बहाव जो होता है जो है ऐसी स्थिति में जो है घर की नींव को हिला देता है, हानि पहुंचाता है। पहाड़ के किनारे पर भी मकान बनवाने से उसकी नींव जो होती कमज़ोर हो जाती है। ऐसे में मैदानी इलाकों में अगर आपका घर होता है तो वो बेटर माना जाता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये मकान बनाने की कुछ चीज़ें समझी। अब भूमि अथवा मृदा की कुछ दशाएँ होती हैं कि कौन सी भूमि सबसे बेटर होती है घर बनवाने के लिए। तो भूमि की अगर बात करें, देखिए भूमि अथवा मृदा की दशाएँ, ये घर की स्थिति के अतिरिक्त भूमि की ओर ध्यान देना भी आवश्यक होता है। यानी घर की स्थिति तो हमने देख ली कहाँ पर होनी चाहिए, उसको लेकर के मैंने कई सारे पॉइंट्स बता दिए। उन सारे पॉइंट्स को आप एक बार फिर से वीडियो देखेंगे तो समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी, कोई रॉकेट साइंस नहीं था इसमें। मकान के लिए भूमि आपकी ऊंची, सूखी और सुदृढ़ सर्वोत्तम होती है। यानी कि भूमि सुदृढ़ हो, यानी मजबूत हो, सूखी हो और ऊंचे स्थान पर हो। भूमि अथवा मिट्टी जिस पर मकान बनाना हो कई प्रकार की होती है। अब भाई पहली मिट्टी आपकी होती है रेतीली मिट्टी, रेतीली भूमि जहाँ पर बालू होती है, रेत वाली। तो या गर्मी में और सर्दी में जल्दी ठंड हो जाती है, गर्मी में बहुत गर्म हो जाती है रेतीली मिट्टी और सर्दी में बहुत ठंड हो जाती है। ऐसे में रेतीली भूमि घर बनाने के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं होती। इसमें पानी रिस करके नीचे सतहों में चला जाता है और सीलन का भय नहीं रहता। इसके अतिरिक्त यह मिट्टी जीवधारी तत्वों से उन्मुक्त होती है, इसलिए स्वास्थ्य के विचार से इस पर बना मकान उपयुक्त होता है। रेतीली मिट्टी में नींव डालने के साथ अधिक ध्यान दिया जाता है क्योंकि इसमें नींव गहरी रखनी पड़ती है। यह मिट्टी बहुमंजिले मकान का बोझ सहने में असमर्थ होती है, इसलिए बेसिकली रेतीली मिट्टी उतनी परफेक्ट नहीं होती है घर बनाने के लिए जितनी हमको ज़रूरत होती है। यानी इसमें आपको नींव बहुत गहरी करनी पड़ेगी। आप 10 मंजिला का मकान आप रेतीली भूमि में नहीं बना सकते, नहीं तो अंदर ढह जाएगा। क्योंकि पानी बरसता तो पानी अंदर सो करके फिर तुरंत तली में चला जाता है, ठीक है। और यहाँ पर गर्मी में बालू एकदम से जलेगी, आप उसमें नंगे पाँव नहीं चल पाएंगे, ठीक है। ठंडी में बालू बहुत ठंड हो जाएगी, यानी कि रातें बड़ी बर्फीली होंगी, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म होगा, ठीक है। राजस्थान वगैरह में आप देख लीजिए। तो इस तरीके से ऐसे इलाके रहने के लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं होते हैं, मतलब उतने परफेक्ट नहीं होते जितने हमको चाहिए। दूसरी बात, चिकनी भूमि की क्या स्थिति भाई। देखिए चिकनी भूमि जो होती जल को ग्रहण करने की क्षमता रखती है, यानी जल को अपने आप में अवशोषित कर लेती है। इस पर बने हुए मकान में अपेक्षाकृत सीलन अधिक होती है, यानी कि क्योंकि जब मकान वो सोख लेती है मिट्टी जो होती है तो इससे सीलन आती है। जैसे चिकनी वाले मिट्टी के एरिया में सीलन बहुत आती है, जैसे कि हमारा घर बना हुआ तो हमारे घर के दीवार में सीलन आई, क्या क्या होते हैं उसको, वाल पुट्टी हुई थी, वो सारा सब उजड़ मतलब कि सब साला निकल रहा है। बस दीवार पर अगर हम टच करते हैं तो प्लास्टर जो होता है वो निकल जाता है, यानी सीलन आ गई है इस पर, ठीक है। तो सीलन के आ जाने की वजह से क्या हो रहा है, पूरा का पूरा प्लास्टर जो है वो उजड़ करके नीचे गिर रहा है। ये मेरे घर की स्थिति, क्योंकि मैं चिकनी मिट्टी वाले एरिया में रहता हूँ, ठीक है। इसके गीले रहने से मकान की नींव जो होती है दुर्बल पड़ जाती है। ऐसी भूमि पर बने मकान में पानी के निकास के लिए पर्याप्त नालियाँ होनी चाहिए, वह नींव चौड़ी होनी चाहिए। तो हम लोगों की नींव जो है 18 इंची लगभग में 2-3 ईंटें की है, 2 ईंटा, यानी कि एक ईंटा ये 9 इंची है और 9 इंची है, 18 इंची का मकान मतलब कि नींव पड़ी है। 18 से और ज़्यादा 20 होगा, एक ईंटा और पड़ा हुआ है। नीचे का मकान मतलब कि नीचे की नींव बहुत मजबूत है, फिर उससे नीचे फिर 9 इंची, और सारे दीवार जो हमारे पिताजी ने कहा कि 9 इंची होना चाहिए, ये 4 इंची वाला सिस्टम खत्म है। तो नींव चौड़ी, नमी रहित होनी चाहिए। मकान से कुछ दूरी पर खाई बनानी चाहिए ताकि मिट्टी का सारा पानी बह करके उस खाई में या उस गड्ढे में इकट्ठा हो जाए। नमी सोखने व जो है सूखने पर तल असमतल हो जाता है और मकान के स्तर
में अंतर आ जाता है, तो इसलिए चिकनी मिट्टी भी उतनी उपयुक्त नहीं मानी जाती घर बनवाने के लिए। अब अगली आ गई पथरीली या चट्टानी मिट्टी। तो ये मिट्टी कितनी उपयुक्त है आप इसको देख लेते हैं घर बनाने के लिए। देखिए, ऐसी भूमि पर पानी रिस रिस कर नीचे जाता है। चट्टान से अच्छी ढलान व बहने के लिए नालियाँ उपलब्ध हो जाती हैं। इसकी नींव रेतीली भूमि की अपेक्षा अधिक मजबूत, यानी नींव इसकी मजबूत होती है, रेतीली भूमि की से ज़्यादा मजबूत होती है, इस पर आप मंजिलें बना सकते हैं। किंतु कंकरीली भूमि में नींव खोदने के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ता है। यहाँ पर नींव खुदाई के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर पत्थर बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो ऐसे में नींव आप जल्दी खोद नहीं पाते। इसमें समय, धन और परिश्रम बहुत ज़्यादा लगता है, यानी कि खर्चा भी ज़्यादा लगता है। पथरीली या चट्टानी भूमि में आपको घर बनवाने के लिए बहुत खर्चा लगेगा, समय बहुत ज़्यादा लगेगा और बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ऐसी भूमि में कभी कभी पानी चट्टानों की खोखलों में एकत्रित हो जाता है और नींव कमज़ोर भी पड़ जाती है इसकी वजह से, चूँकि ये पथरीली इलाका होता है तो जो पत्थर होता है वो कभी कभी हो सकता है कि उसके बीच में खोखलापन है, तो उस खोखले में पानी इकट्ठा हो जाता है, इससे नींव कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, मकान बनाने से पहले सब खोखलों और दरारों को भर देना चाहिए, तब जा करके इस मिट्टी में आपको मकान बनाना चाहिए। तो ये होता है, ये ध्यान देने योग्य बात है। अगली मिट्टी होती है कंकरीली मिट्टी। कंकरीली मिट्टी जो होती है ये कैसी होती है भाई? देखिए, यह रेतीली भूमि की तरह स्वास्थ्यवर्धक समझी जाती है, यानी कि स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि वर्षा का पानी इसमें जल्दी बह जाता है। किंतु ऐसी भूमि में अधोभूमि जल स्तर, क्योंकि वर्षा का पानी इसमें जल्दी बह जाता है, किंतु ऐसी भूमि में अधोभूमि जलस्तर, यानी कि जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल होता है वो बढ़ जाता है। अंडरग्राउंड वाटर लेवल इसमें ज़्यादा रहता है कंकरीली भूमि में। ऐसी भूमि पर बना घर अगर ऊंचाई पर स्थित ना हो तो मकान में सीलन भर जाती है तथा कई प्रकार के कीड़े मकोड़े यहाँ पर पैदा हो जाते हैं घर में। ऐसी भूमि में मिट्टी अपने में अशुद्धियों को समेट लेती है, जो पानी को दूषित कर देती है। कंकरीली व पथरीली भूमि पर बाग बगीचा भी नहीं लगाया जा सकता। इस वजह से ये भी मिट्टी उतनी इम्पोर्टेंट नहीं मानी जा सकती घर के लिए। बहरहाल हर एक भूमि में घर बना होता है और उसके लिए अलग अलग जो है चीज़ों के द्वारा इन चीज़ों को रहने के योग्य बनाया जाता है। अगली भूमि, भरी हुई भूमि। देखिए, जहाँ पर भूमि का स्तर नीचा होता है उसको ऊंचा करने के लिए कूड़े व मलबे से उसको भरा जाता है। ऐसी भूमि पर गंदगी के गलने व सड़ने से कई प्रकार की हानिकारक गैसें, दुर्गंध और कीड़े मकोड़े बाहर निकलते हैं। इसके अतिरिक्त भरी हुई भूमि असमतल रूप से नीचे बैठ जाती है और मकान की नींव इससे कमज़ोर हो जाती है। जैसे कूड़ा कबाड़ खूब ढह करके उसको मिट्टी बनाएगी तो उससे फिर दिक्कत होती है। ऐसी भूमि स्वास्थ्य व मकान के निर्माण के लिए उपयुक्त बिल्कुल भी नहीं होती है। अतः मकान के निर्माण के लिए चिकनी व रेतीली मिट्टी का प्रयोग की जा सकती है, सबसे उपयुक्त है। किंतु बड़े भव्य मकानों के लिए चट्टानी मिट्टी अच्छी होती है, यानी कि अगर आपको 10-12 मंजिला बनाना है तो कंकरीली या चट्टानी मिट्टी बहुत ज़रूरी होती है। यदि मकान की भूमि का स्तर साधारण स्तर से कुछ ऊंचा हो तो वर्षा का पानी मकान में इकट्ठा नहीं होता है और मकान नमी रहित रहता है। इस तरीके से तमाम प्रकार की ये जो है उसकी स्थिति मैंने बता दी मिट्टियों की। तो इस प्रकार की रेतीली मिट्टी और चिकनी मिट्टी ज़्यादा परफेक्ट होती हैं घर बनवाने के लिए, बाकी मिट्टियाँ उतनी उपयुक्त नहीं होती हैं, ये उतनी आरामदेह नहीं होती हैं। दिशा, घर की दिशा कैसी होनी चाहिए उसको समझ लेते हैं भाई, थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। दिशा से हमारा तात्पर्य मकान की न केवल बाहर की दिशा अपितु आगे पीछे व दोनों और दाएं बाएं की दिशा से भी होता है, यानी किस दिशा में आपका मुखड़ा होना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए। मकान इस प्रकार बना हो कि परिवार अपने इर्द गिर्द के स्थान का अत्यधिक आनंद उठा सके। ठीक है, प्राकृतिक असुविधाएं खास करके तेज़ धूप ना लगे, वर्षा और हवा से सुरक्षा आपको प्रदान करे, ऐसा घर बनाना चाहिए। आपका अगर घर जो है पश्चिम दिशा की ओर आपका मुखड़ा है घर का, तो जब शाम मीटिंग होगी गर्मी के महीने में तो सीधा धूप अंदर जाएगी, तेज़ धूप, इससे आपको दिक्कत होगी। घर का मुखड़ा सबसे अच्छा होता है उत्तर दिशा की ओर। इसमें जब इधर से जब हवा आपके जैसे पूरब से भगवान सूर्य निकले तो भी आप धूप से बच जाएंगे, और इधर जब अस्त होने होते तब भी आप बच जाएंगे। ठीक है, हवाएं भी अच्छी आएंगी, जो कि लूक नहीं लगेगा आपको। ठीक है, इधर से पश्चिम से जो हवाएं चलती पूरब की दिशा और, तो वो लूक नहीं लगेगा आपको। ऐसे में आपको उतराही हवा का आनंद मिलेगा, उत्तर से चलने वाली हवा जो होती है उसके लिए आपको बड़ा प्रॉफिट होगा। तो उत्तर दिशा की ओर घर बनाना बड़ा अच्छा माना जाता है। घर की दिशा ऐसी होनी चाहिए कि सूर्य की रोशनी सीधी घर के अंदर ना आए
और ऐसा तब होगा जब आप घर का मुखड़ा आपके उत्तर दिशा की ओर होगा। ठीक है। जब सूर्य की किरणें मकान की ईंटों व टाइलों पर पड़ती हैं तो वह गर्मी शोषित यानी गर्मी को खींच लेती हैं और रात को यह गर्मी विकिरण के द्वारा घर में फैल जाती है और असुविधा होती है और लोगों को बहुत ज़्यादा गर्माहट का सामना करना पड़ता है। अतः मकान की यहाँ पर मकान कर ले, कान नहीं मकान। अतः मकान की दिशा ऐसी हो जो दिन में सूर्य की सीधे प्रकाश से बचाए। क्षेत्र जिसमें मकान स्थित है भी मकान की दिशा को प्रभावित करता है, यानी कि जिस क्षेत्र में मकान स्थित है वो मकान की दिशा को प्रभावित करता है कि मकान का मुखड़ा किस दिशा में होगा। ठंडे पहाड़ी स्थानों में अधिक से अधिक समय सूर्य की रोशनी की आवश्यकता होती है, जबकि मैदानी क्षेत्र में कम से कम सीधे प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप पहाड़ी स्थानों में रहते हैं या ठंडे इलाकों में रहते हैं तो आपका मुखड़ा पूर्व दिशा में हो या पश्चिम दिशा में हो तो चलेगा, लेकिन अगर आप जैसे मैदानी भागों में तो उत्तर दिशा में की ओर चलेगा आपका। ठीक है। मैदानी क्षेत्र में मकानों में केवल पर्याप्त प्रकाश अपेक्षित होता है कि भाई प्रकाश आता रहे थोड़ा बहुत, अधिक और सीधे प्रकाश से असुविधा होती है मैदानी भागों में, जैसे हमारे लोगों के घर में। अतः मकान के हर भाग में केवल दिन में किसी न किसी समय कुछ समय के लिए धूप का आना स्वास्थ्यवर्धक होता है, हमेशा के लिए नहीं। अतः मकान में खिड़कियां, दरवाजे और रोशनदान इत्यादि इस तरह बनवाने चाहिए। रोशनदान मतलब कि जो ऊपर होता है, घर के ऊपर लगा रहता है, तो उससे जो है प्रकाश आता रहता है, तो उसको बनवाना चाहिए अच्छे तरीके से ताकि वहाँ से प्रकाश आए। खिड़की बनवाए ताकि हवा वगैरह आती रहे, तो इससे चीज़ें होती हैं, इससे असुविधा नहीं होती, अच्छे तरीके से रहते हैं। अतः मकान में खिड़कियां, दरवाजे और रोशनदान इत्यादि इस तरह बनवाने चाहिए कि भौगोलिक स्थिति के अनुसार वायु प्रकाश आवश्यक मात्रा में घर में पहुंचता रहे और दिशा ऐसी हो कि दोपहर को सूर्य की रोशनी घर में सीधे ना पहुंच सके। जिन कमरों की आवश्यकता दिन में अधिक हो उसकी दिशा उत्तर पूर्व में रखी जाए। रात्रि के लिए सोने का कमरा हवा के रुख की तरफ हो, जिसके साथ एक बड़ा छज्जा या बरामदा हो जो दोपहर के समय उसे सीधी गर्मी से बचाता हो। इस तरीके से कमरा जो होता है बड़ा परफेक्ट होता है। तो ऐसे में आपको घर बनवाना चाहिए। तो घर की दिशा भी इम्पोर्टेंट होती है। घर की दिशा उत्तर दिशा की ओर अगर होती, घर की दिशा ज़्यादा बेटर होती मैदानी भागों में। और अगर पहाड़ी भागों की बात की जाए तो अगर आपका पूरब है पश्चिम दिशा में तो भी चलेगा, क्योंकि सूर्य की रोशनी की ज़रूरत ज़्यादा होती है उन लोगों को। क्लियर। तो इस तरीके से आप लोगों ने इन चीज़ों को समझ लिया। तो घर की सिचुएशन, मिट्टी किस तरीके से होनी चाहिए, घर कहाँ पर बनाना चाहिए, किस सिचुएशन में बनाना चाहिए, कौन सी मिट्टी में ज़्यादा उपयुक्त होती है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी आज की वीडियो के माध्यम से। तो जो जिनको भी एक प्रकार से हमारे से जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। हमारे साथ अगर जुड़ना है आपको तो SMS करें हमारे नंबर पर 9161 93 60 62 पर आप हमारे साथ जुड़ जाएँ। ठीक है। मात्र 100 रुपीज़ में आपके लिए क्लास की व्यवस्था कर दी गई। अपना नाम, यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आप भेज दीजिएगा। ठीक है। आपके सभी सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। आपकी स्कैनर सेंड किया जाएगा आपके पास, उस पर आपको मात्र 100 रुपीज़ पेमेंट कर देना होगा। उसके बाद में आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप में आपको लिंक मिलती रहेगी। ठीक है। जो भी क्लास होगी उसकी PDF आपको मिलती रहेगी, यानी लाइव क्लास की लिंक प्लस में उसकी PDF, और क्लास के बाद में उसकी वीडियो लेक्चर्स प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे सब आपको। ठीक है। उसके बाद में आपको MCQs टाइप के मॉडल पेपर मिलेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे। ठीक है। इसके अलावा आपको मॉडल पेपर लिखित के, ऑब्जेक्टिव के सब के आपको मिलेंगे, यानी बेहतर तरीके से तैयारी आपकी होती है। तो जिनको भी जुड़ना हो हमारे से जुड़ सकते हैं। सभी सब्जेक्ट यानी 3 मेजर सब्जेक्ट आपके हो गए, 1 माइनर, 1 को करिकुलर, सभी की तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है। लगभग आपके 5-5, 6-6 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे सभी के, जिससे आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। PDF के रूप में आपको मिल जाएंगे। देखिए PDF आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, PDF आपको केवल यहीं पर मिलेगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो PDF लेने के लिए और भी जो प्राइवेट क्लासेस होंगी या जो भी क्लासेस और आपकी होंगी, कुछ क्लासेस, वो क्लासेस आपकी जैसे कि सारी क्लासेस आपको यूट्यूब पर देना मुश्किल हो जाता है, तो कुछ क्लासेस आपको प्राइवेट फॉर्म में मिलेंगी, तो आपको व्हाट्सएप में ही वो मिल जाएगी। जिनको भी जुड़ना हो जुड़ सकते हैं हमारे साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपने प्यार बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।